हेलो एवरीबॉडी, अ वार्म वेलकम टू द ऑडिट लेक्चर्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा डिस्कशन ऑन कारो 2020। एज यू ऑल नो कि हमने लास्ट लेक्चर तक 14 पॉइंट्स कारो के डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं आगे वाले पॉइंट्स। टोटल कारो 2020 में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, there are 21 points which we have to study and remember, out of which we have already done 14 points. So let's start our today's discussion with the 15th point of Karo 2020. I request every one of you to sit down, settle down with your notes and notebooks and 100% attention on the screen. तो शुरू करते हैं हमारा 15th point which is there on the screen for you guys, which is 15th point, non-cash transactions. So what exactly is non-cash transaction? तो कारो 2020 इसमें कहता है कि आपको, मतलब किसको, ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने कोई भी आदान प्रदान, गिव या टेक किया है एनीथिंग अदर देन कैश। किससे? डायरेक्टर से या स्पेसिफाइड पर्सन से। अगर किया है तो सेक्शन 192 कंप्लाई किया है या नहीं किया है, दैट इज वी हैव टू रिपोर्ट। इस पॉइंट को एकदम बारीकी से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, साथ साथ में अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए पॉइंट क्या कहता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 192, whether the company has entered into any non-cash transaction, किसके साथ? डायरेक्टर्स के साथ या डायरेक्टर्स के साथ के अलावा पर्सन्स कनेक्टेड। इफ यस, क्या सेक्शन 192 आपने कंप्लाई किया है या नहीं? मैम ये 192 क्या कहता है? 192 कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सिंपल पॉइंट है गाइस कि क्या कंपनी ने, अच्छे से देखिएगा, क्या कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को, या डायरेक्टर्स के अलावा एक ब्रॉडन अप वर्ड लिख दिया है, पर्सन कनेक्टेड। पर्सन्स कनेक्टेड मतलब डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को, होल्डिंग सब्सिडियरी के डायरेक्टर्स को। तो ये तीन चीजें लिख दी है इसमें। कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को दिया या डायरेक्टर्स से लिया। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को दिया या अपने डायरेक्टर से लिया। क्या? एनीथिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी अरेंजमेंट इन नॉन कैश। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश? हमने डायरेक्टर्स को कुछ भी दिया लेकिन कैश बदले में नहीं दिया। कोई सर्विस ली, बदले में हमने कोई एसेट दे दी या शेयर्स दे दिया या व्हाटएवर द सिचुएशन इज। तो इस केस में ये लिखा है कि अगर डायरेक्टर्स को दिया या डायरेक्टर्स से लिया तो सिंपल से पॉइंट पे रिपोर्ट करना है कि सेक्शन 192 कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ। दिस इज पॉइंट नंबर 15 ऑफ कारो। रिपीट करती हूँ, सेक्शन 192 सेज कि प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है कि अगर कंपनी डायरेक्टर को कुछ भी देती है, डायरेक्टर कंपनी का या कंपनी के होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी का या पर्सन्स कनेक्टेड, टू अक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिंपल लाइन। या ये तो है कंपनी ने दिया, ये कंपनी ने लिया, कंपनी अक्वायर्स और इज टू अक्वायर डायरेक्टर से या पर्सन कनेक्टेड से एनीथिंग अदर देन कैश। तो उसके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि ऑडिटर चेक करेगा कि उसके लिए प्रॉपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। ऑडिटर स्क्रूटिनाइज करेगा, ऑडिटर एग्जामिन करेगा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि ये सब करने से पहले क्या कंपनी ने एडिक्वेट रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया। दैट इज इट विथ पॉइंट नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, छोटा ही पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16, विच इज अगेन छोटा सा पॉइंट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड बेसिकली इट इज ऑन NBFC. What do you mean by NBFC? It's non-banking financial companies. Non-banking financial companies NBFCs किस में रजिस्टर होती है? RBI एक्ट में। तो ये पॉइंट बेसिकली ये कहता है कि क्या कंपनी ने
क्या कंपनी ने आरबीआई एक्ट में अपने आप को एनबीएफसी की तरह रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया? पॉइंट नंबर 1 सेज अगर आप एक एनबीएफसी बनना चाहते हो या बन गए हो तो क्या आपने एडिक्वेटली सारे प्रोविजंस को कंप्लाई कर या सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट में खुद को रजिस्टर करा या नहीं करा? चेक करते हैं। यही लिखा है सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट सेज कि हर एनबीएफसी को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर 45IA, अगर है तो क्या ये रजिस्ट्रेशन ले लिया है? क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिए बिना ही एनबीएफसी का बिजनेस तो चालू नहीं कर दिया? सेकंड पॉइंट ये लिखा है। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड, क्या कंपनी ने कर लिया कोई भी ऐसा काम जो एनबीएफसी को पर्टेन करता हो, बिलोंग करता हो, या कोई हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी का काम विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ आरबीआई। देखो पहला और दूसरा पॉइंट एकदम कनेक्टेड है। पहला पॉइंट सेज रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, लिया या नहीं। दूसरा पॉइंट सेज रजिस्ट्रेशन लिए बिना कोई काम तो नहीं कर लिया एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। सो दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। The next point, the C point in the sequence says whether the company, ये जो NBFC की हम बात कर रहे हैं, क्या ये कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है? क्या ये कंपनी एक CIC है? अगर हाँ तो क्या इसने CIC का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करा या नहीं करा? अब सबसे बड़े क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स को कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय दिस CIC? So see, I've given the definition. A core investment company is a non-banking financial company जिसका basically काम क्या है? जिसका basically काम है acquisition of shares and securities and hold not less than 90% of its assets of investments in equity shares, preference shares, bonds and debentures. Basically, it is nothing but an investment company, core investment company. उस कंपनी का काम ही ये है, बिजनेस ही ये है कि वो दूसरे कंपनीज के शेयर्स को खरीदती है। मतलब बेसिक कोर बिजनेस ये है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनीज। दिस इज एनबीएफसी CIC। तो अगर कोई कंपनी CIC है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरिया है वो उन्होंने कंप्लाई करा है या नहीं करा। एंड इन केस इफ द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड CIC, तो भी अगर एग्जेम्पशन मिला है तो वो क्राइटेरिया सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो एनबीएफसी के पॉइंट के 3 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। पहला कि क्या एनबीएफसी ने खुद को लॉन्च करने से पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया। दूसरा, क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना कोई बिजनेस तो नहीं कर लिया। एंड तीसरा, अगर ये एनबीएफसी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या इस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपने क्राइटेरियाज, एग्जेम्पशन क्राइटेरियाज को फुलफिल करा है या नहीं करा है। और अगर इनका पूरा एक ग्रुप है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का पूरा एक ग्रुप है, फोर्थ पॉइंट, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इफ द ग्रुप हैज मोर देन 1 CIC तो इंडिकेट द नंबर ऑफ CIC विच इज पार्ट ऑफ द ग्रुप। कि इस पूरे एनबीएफसी के चैनल में अगर बहुत सारी CICs है या बहुत सारी NBFCs है, उसमें से कितने CICs है ये हमें इंडिकेट करना है। अगर मैं इसका शॉर्ट वर्जन लिखूँ इस पॉइंट का गाइस, तो NBFC को देखो हम ऐसे नटशेल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए स्क्रीन हाईलाइट कर दी है। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा 16th पॉइंट विच इज एक्सक्लूसिवली ऑन NBFC। देखिए वो कंपनी जो लोन लेने देने का काम करती है उन कंपनीज को कहते हैं फाइनेंशियल कंपनीज। अब फाइनेंशियल कंपनीज 2 मोड से काम करती है, या तो वो अपने आप को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर करवाती है या वो अपने आप को आरबीआई एक्ट में रजिस्टर करवाती है। अगर वो एक बैंक है, अगर वो एक बैंक बन जाती है तो ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं बैंकिंग कंपनीज। लेकिन अगर वो बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस का काम करना चाहती है तो ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं? NBFC। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी बैंक पर कारो नहीं लगता है, किसी भी बैंकिंग कंपनी पर कारो 2020 नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन
एनबीएफसी पे तो कारो लगता है, एनबीएफसी पे कारो लगेगा तो क्या लिखा है, अगर एनबीएफसी पर कारो लग रहा है तो कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स पे हमें रिपोर्ट करना है। क्या है 4 बेसिक पॉइंट्स? पहला कि क्या एनबीएफसी ने अपने आप को रजिस्टर करा दिया, किसमें? अंडर सेक्शन 45IA ऑफ विच एक्ट गाइस? आरबीआई एक्ट। द सेकेंड पॉइंट सेज कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं कर लिया, ऑपरेट तो नहीं कर लिया, राइट। थर्ड पॉइंट सेज इफ इट्स अ सीआईसी, तो क्या इन्होंने क्राइटेरिया सीआईसी का फुलफिल किया है या नहीं किया है। व्हाट इज सीआईसी? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और अगर ग्रुप है इनका सीआईसी का तो हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ सीआईसी कितनी है इन अ ग्रुप, इन एनबीएफसी के ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ सीआईसी है। तो ये देखिए, ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख दिए हैं, ये चारों पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो अभी तक गाइज हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। 15th पॉइंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन 192, एनबीएफसी के जिसके सब पॉइंट्स टोटल 4 है। 45IA 1A नहीं है, 45IA सेक्शन का नाम है जो आरबीआई एक्ट से बिलोंग करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज योर 17th पॉइंट, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है कैश लॉस। इसमें अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसमें ऑडिटर को सिर्फ रिपोर्ट करना है कि जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूं, अभी जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूं, क्या उस कंपनी को करंट ईयर में, इस साल में या पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरह का कोई भी कैश लॉस था या नहीं था। ओवर, सिर्फ इतना सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है मैम? रिपीट करो। क्या जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूं, जिस पर कारो लग रहा है, क्या उस कंपनी को इस साल में ड्यूरिंग द करंट ईयर या इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई भी तरह का कैश लॉस है या नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश लॉस? वो लॉस जो कैश में हुआ है। नेट लॉस में ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसी कई सारी इनकम्स भी होती है जो नॉन कैश होती है, जैसे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। हमें सिर्फ कैश लॉस कंप्यूट करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैश लॉसेस के पॉइंट में लिखा है whether the company has incurred cash loss in financial year and in immediately preceding financial year. If yes, कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ अमाउंट ऑफ कैश लॉस बताना है कि इतना अमाउंट का कैश लॉस था कि कंपनी को करंट ईयर में एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इतना अमाउंट ऑफ कैश लॉस था, इतना अमाउंट ऑफ कैश लॉस था। दोनों साल का हमें डिस्क्लोजर करना है। कैश लॉस क्या होता है ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। इट्स एडिंग बैक ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस बेसिकली एंड देन व्हाट आर वी डूइंग, उसको बेसिकली कैश प्रॉफिट से हम एडजस्ट कर लेंगे फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कैश लॉस मतलब बेसिकली कि कैश में कितना लॉस हुआ है, तो नॉन कैश आइटम्स को हमें एडजस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पीएनएल में जो लॉस शो होता है वो नेट लॉस होता है। हमें नेट लॉस की रिपोर्टिंग नहीं करनी है गाइज, प्लीज अच्छे से सुन लीजिए, गलती नहीं करना। हमें नेट लॉस की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, हमें किसकी रिपोर्टिंग करनी है? कैश लॉस की रिपोर्टिंग करनी है। मैम इसका बेसिक इंटेंशन क्या है, इसको कारो में क्यों डाला गया? तो बेसिकली कारो 2020 एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जहां ऑडिटर ये बता रहा है कि प्रोविजंस या डेप्रिसिएशन के अलावा कंपनी एक्चुअली कितना कैश में कमा रही है। कैश मतलब ऑफ कोर्स बैंक इज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब जेन्युइन ये इनकम है बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स, तो ये हमें यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। सो दिस इज योर 17th पॉइंट ऑफ कारो। मूविंग फॉरवर्ड 18th पॉइंट, बहुत गजब का पॉइंट है ये, मतलब इतना गजब का पॉइंट है ये, कारो 2020 में आने के बाद एकदम जैसे भूकंप आ गया। पता है क्या लिखा है इस पॉइंट में, कि अगर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, देखिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, कि अगर मैं आपके यहाँ पे ऑडिट कर रही थी और कुछ ऐसा हो गया कि मैंने बीच में रिजाइन कर दिया, कुछ आपने मेरे साथ गलत किया, या आपने मुझे मेरा प्रोफेशनलिज्म अप्लाई नहीं करने दिया, या मेरे इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट के साथ छेड़छाड़ करी, या कुछ भी आपने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से मुझे बीइंग एन ऑडिटर आपकी कंपनी को बीच में छोड़ के जाना पड़ा,
तो क्यों मैं गई, उसके रीजंस कहाँ लिखेंगे, यहाँ। मैं गई, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, बोर्ड ने फिल करी, वो सब अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड है। कारो में हमें रिपोर्ट करना है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दिस पॉइंट इज ओनली टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिटर गाइस। ये कोई कॉस्ट ऑडिटर पे नहीं लगेगा, ये कोई सेक्रेटेरियल ऑडिटर पे नहीं लगेगा। हमें सिर्फ किस पे कमेंट करना है, पीसीए। स्टैट ऑडिटर अगर छोड़ के जा रहा है, बीच में रिजाइन किया है, तो व्हाट वर द इश्यूज, व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस, व्हाट वर द कंसर्न व्हिच वर अपलिफ्टेड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर, कि मैं इस कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो सेक्शन 140 में ऑडिटर ने अगर रिजाइन किया है, बीच में ADT 3 फाइल किया है, तो जो रीजंस की वजह से रिजाइन किया है, वो रीजन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज पॉइंट नंबर 18। छोटा सा पॉइंट था ना। हमने कितने पॉइंट्स कवर किए हैं गाइस, देखिए हमने सबसे पहले आते ही नॉन कैश ट्रांजैक्शन डिस्कस किया, 15th पॉइंट। 16th पॉइंट हमने डिस्कस किया है NBFC। 17th पॉइंट हमने डिस्कस किया है कैश लॉस, एंड 18th पॉइंट इट्स रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। Moving forward with the 19th point of Caro. 19th point is a point जिसने ना ऑडिटर की बैंड बजा दी है लिटरली। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो वैसे तो हमारा काम बिल्कुल नहीं था करने का। गाइस हमारा बीइंग एन ऑडिटर क्या काम होता है, देखो हमारा ये काम होता है कि हम आते हैं, एग्जामिन करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटीज एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, एक अच्छा ऑडिट प्लान बनाते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करते हैं और ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन इस पॉइंट में हम पर एक इतनी भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर दी, जहां पर ऑडिटर को ये बोला गया है कि भाई तू रेशियोज निकाल, ये कंपनी लॉन्ग रन में कितना जाएगी, इसके फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के बारे में रिपोर्ट कर, इस कंपनी की एज कितनी है, एजिंग रेशियोज निकालो, टर्नओवर रेशियोज निकालो। सो इट्स अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज वाला पॉइंट। अगर कारो में क्वेश्चन आ जाता है कि कारो 2020 में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इनहैंस कर दिया है, तो ये वो ही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19। देखिए पॉइंट नंबर 19 की लैंग्वेज, मेरे साथ देखना पॉइंट नंबर 19 की लैंग्वेज। मटीरियल अनसर्टेनिटी के बारे में हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। मटीरियल अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द ईयर। मटीरियल अनसर्टेनिटी में हम दो एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट करेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज में हम फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के बारे में रिपोर्ट करेंगे। ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें ऑडिटर को बोला गया है कि आपको ऑडिटर नहीं, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है। फाइनेंशियल रेशियोज निकालने कि कंपनी में कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कंपनी में कितने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना है और कमेंट करना है ऑन द एजिंग पार्ट ऑफ द कंपनी। टू रेंडर हिज ओपिनियन देना है ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज, एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन, मतलब कि फाइनेंशियल एसेट्स कब तक कंप्लीट, कब तक उनका पेमेंट आ जाएगा, जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग है उनका, या कंपनी कितने टाइम में अपनी लाइबिलिटीज को चुका पाएगी, लाइक दैट। तो बोर्ड्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स नॉलेज के हिसाब से मैनेजमेंट के प्लान्स क्या है, कितना आगे तक जाने का प्लान है, क्या कंपनी बंद तो नहीं होने वाली, कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही है, कोई गोइंग कंसर्न पे डाउट तो नहीं है, क्या कंपनी केपेबल है अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्या कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में जो जो लाइबिलिटीज खड़ी है उसे एक ईयर में चुकाने का प्रॉपर बंदोबस्त किया है या नहीं किया है। when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. So this is a point which have basically increased our responsibility. वरना हमें क्या काम फाइनेंशियल रेशियोज निकालने का। मैम हम एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स कैरी करते हैं ना, जिसमें हम रेशियोज निकालते हैं, इसी वो हम अपने खुद के लिए निकालते हैं कि हमें जो सही लगता है। ज़रूरी नहीं है मैं हर बार ARP कैरी करूँ, लेकिन कारो में ये पॉइंट ऐड होते ही क्या हो गया है, अब आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बेसिकली बाउंड कर दिया कि तू ना फाइनेंशियल असेसमेंट कर कंपनी का, फाइनेंशियल एजिंग निकाल कंपनी की, क्या अपनी लाइबिलिटीज कंपनी चुका पाएगी, क्या ये एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, इनसे पैसा कब आएगा, रेशियोज निकाल कर इसका इम्प्लीकेशन चेक कर।
So this is a point where we have imposed more responsibility on auditor. Here we have to take out financial ratios, financial assets को study करना है, financial liabilities को study करना है, ratios निकालकर assumptions निकालने हैं, company का going concern assessment करना है, contingent liabilities को study करना है, financial ratios, liquidity ratios, activity ratios, debt ratios, profitability ratios, market ratios, ये सारे ratios निकालना है. So this is the point number 19, which talks about material uncertainty during the year, in which we have to take out financial ratios and we have to express opinion whether the company is competent, capable enough to pay off its financial liability, whether company can recover all its financial assets in the set time. ये हमें यहाँ पर report करना है. Talking towards the 20th point of Caro, which talks about CSR. CSR वाले पॉइंट्स के दो सब पॉइंट्स है, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और एक विच आर नॉट स्टार्टेड येट. तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये CSR क्या होता है. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय CSR. तो CSR मतलब हर कंपनी की ना सोसाइटी के प्रति, आई विल हाईलाइट द स्क्रीन फॉर यू और लिखती हूँ आपके लिए, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर कंपनी अपनी जहाँ पर वो ऑपरेट कर रही है अपनी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है. और ये कंपनी अपनी इच्छा से नहीं, कंपनी को सेक्शन 135 में कंपनी की ड्यूटी है टू स्पेंड अमाउंट इन CSR. मतलब आपको अपने नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% तो CSR में डालना ही पड़ेगा. मतलब दान पुण्य सामाजिक कार्यक्रम में डालना ही पड़ेगा, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स या एनीथिंग. तो कारो का पॉइंट बेसिकली ये कहता है कि वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर दैन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. देखिए, कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाने के बाद कुछ हिस्सा CSR प्रोजेक्ट में डाल दिया. मैम CSR प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में पूरी लिस्ट लिखी है कि इन अगर एरियाज में आप डालोगे ना तो ये CSR एक्टिविटीज़ होगी. तो अगर कंपनी ने डाल दिया तब तो रिपोर्ट क्या करना है वो नेक्स्ट पॉइंट में है. लेकिन कंपनी ने अभी ना इन शेड्यूल 7 में लिस्टेड एक्टिविटीज़ में अभी पैसा डाला नहीं है. अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में नहीं. ऑनगोइंग मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी ने स्कूल बनाना शुरू कर दिया है, उसमें पैसा डाल रही है, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. लेकिन कंपनी अदर दैन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में स्पेंड कर रही है. अदर दैन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो लिखा है द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 within a period of 6 months from the expiry of the financial year according to section 135. मतलब ये लिखा है कि क्या कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ्स के अंदर 6 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड, क्या जो अमाउंट है वो अमाउंट प्रॉपर फंड में डाल दिया है या नहीं डाल दिया. मतलब कंपनी ना अभी सोच रही है, इस फंड को क्या बोलते हैं? CSR फंड. कि हमने ना पैसा अलग तो कर दिया है पर अभी हम सोच रहे हैं कि हम इस किस प्रोजेक्ट में डालें. तो कंपनी की ड्यूटी है कि ऐसा CSR का अमाउंट कंपनी को अलग रखना है, एक अलग फंड में जमा कराना है. जब भी आप काम शुरू करोगे तो ये फंड का पैसा ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा. मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कंपनी ने ना साल का 5 करोड़ रुपया कमाया तो 5 करोड़ का बोला 2% आपको CSR फंड में डालना है, विच इज इक्वल टू अमाउंट ₹10 लाख सपोज. तो 10 लाख का अमाउंट मैं सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ, इसमें टाइम जा रहा है. अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ये पैसा कहाँ खर्च करूँ, किधर दान पुण्य करूँ मैं. तो इन दैट केस लिखा है कि अभी आप नहीं सोच पा रहे ना, अभी कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है ना आपके हाथ में, तो आप एक सेपरेट फंड में ये पैसा डाल दो. उस फंड में जब भी आपको सही लगे आप ये पैसा ट्रांसफर कर देना. किस प्रोजेक्ट में करना है वो आप डिसाइड कर लो, लेकिन एक बार ये पैसा अलग कर दो. तो क्या कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये जो CSR का फंड है वो एक सेपरेट फंड में ट्रांसफर कर दिया या नहीं कर दिया. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, वेयर एन एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट under section 135 in an ongoing project has been transferred to a special account in compliance with section 135. अब बात करें ongoing प्रोजेक्ट की. मतलब कंपनी ना स्कूल बना रही है, कंपनी की पूरी स्कूल रेडी हो चुकी है. अब
कंपनी के पास इस साल का और CSR का पैसा आ गया, लेकिन अभी वो खर्च नहीं हुआ है, धीरे धीरे खर्च होगा ना, एकदम से तो सारा खर्चा होगा नहीं, लेकिन डालना इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें पता है कि ये पैसा हमें स्कूल के लिए ही डालना है, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब तो उसका एक स्पेशल बैंक अकाउंट आपने खुलवाया है या नहीं, एक स्पेशल फंड बनाया है या नहीं। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट से गाइस बात हो रही है। क्या? CSR में दो एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, पहला एंड दूसरा। एक है अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, एक है इन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अगर अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें ये पैसा कहाँ खर्च करना है, तो क्या CSR फंड हमने एक सेपरेट फंड में ट्रांसफर कर दिया या नहीं कर दिया? अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में ही पैसा डालना है हमको, लेकिन अभी तक खर्च नहीं हुआ है, अनस्पेंट पड़ा है, तो हमने इसको स्पेशल बैंक अकाउंट में एक स्पेशल फंड बना दिया इसका कि हमको ये प्रोजेक्ट इसी में ही खर्च करना है, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। तो ये जो भी हो रहा है वो सेक्शन 135 के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन दो चीज़ों पे हमको रिपोर्ट करना है। ये देख लीजिए, वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अभी खर्च नहीं हुआ है इन एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो क्या उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है। तो हर कंपनी को एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years किस में पैसा डालना होता है? CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालना होता है। तो ये पैसा जितना भी बनता है, क्या कंपनी ने उसे प्रॉपर तरीके से खर्च किया या नहीं किया? अभी तक अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया? क्या उतना पैसा एक सेपरेट फंड में अलग किया है? क्या कंपनी ने खर्च करना चालू कर दिया है, पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे खर्च करेगी, तो उसको स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट किया है या नहीं किया है? एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कारो विच इज एन एक्सीलेंट पॉइंट, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें, 21वां पॉइंट, और इसमें क्या गजब बात लिखी है पता है क्या? लिखा है कि अगर ऊपर जो 20 पॉइंट्स है ना हमारे कारो के, अगर ऊपर लिखे गए 20 पॉइंट्स में आपने किसी भी पॉइंट में कंपनी की बुराई करी है, कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव कहा है, कुछ एडवर्स कहा है, कोई क्वालिफिकेशन दिया, कोई रिजर्वेशन दिया है, तो आपको बस उस पैराग्राफ का नंबर इंडिकेट करना है कि फिक्स्ड एसेट के 3rd पॉइंट में हमने गलती बताई है, मतलब ये गलती हाईलाइटर पॉइंट है। यहाँ पर इस पॉइंट में हम सिर्फ गलती को हाईलाइट करें। देखिए क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन और एडवर्स इन कारो रिपोर्ट, वेदर देयर हैज बीन एनी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क इन ऑडिट इन कारो ऑर्डर रिपोर्ट। हाँ, पूरी ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कारो के 20 ऊपर वाले जो 20 पॉइंट है उसमें किसी भी पॉइंट में हमने कंपनी की बुराई या क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर दिया है, तो इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनी एंड द पैराग्राफ नंबर्स, इंपॉर्टेंटली पैराग्राफ नंबर्स जहाँ जहाँ पर हमने बुराई करी है, किस किस कंपनी की, जैसे अगर कोई ग्रुप कंपनी है, कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, उसकी किसी का भी रेफरेंस दिया और कहीं पर भी हमने कोई भी नेगेटिव एडवर्स कमेंट डाला है, तो वो पॉइंट नंबर, वो पैराग्राफ नंबर हमको कमेंट करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कंपेयर करूँ ना गाइस, कौन से दोनों पॉइंट्स को, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दोनों में डिफरेंस है। रीजंस टू बी गिवन, यहाँ पर हमको रीजंस भी देना है, यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट करना है कौन सा पैराग्राफ नंबर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वाली चीज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जानते हैं ना आप कि अगर कारो के किसी भी पॉइंट में आपने बुराई करी है तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दिया या क्यों आपने डिस्क्लेमर दिया। देखो लिखा है इन ऑडिटर्स रिपोर्ट में, अगर हमने किसी भी पॉइंट में आंसर में पैराग्राफ 3 वाले, मतलब ये 21 पॉइंट के किसी भी पॉइंट में हमने अनफेवरेबल या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? बेसिस। सिमिलरली अगर ऊपर लिखे कोई भी पॉइंट में वी वर अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन इन कारो के 21 पॉइंट्स, अगेन व्हाट वी हैव टू गिव रीजंस। लेकिन कारो का 21वां पॉइंट हमें रीजंस देने के लिए नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है इंडिकेट कर दो, ताकि कोई भी पढ़े ना, अगर मैं रैंडमली पढ़ रही हूँ कंपनी की कारो रिपोर्ट, तो मुझे पता रहे कि इस पॉइंट में यहाँ पे गलती हुई है। इट्स नथिंग बट अ हाईलाइटिंग पॉइंट कि इस पॉइंट में गलती है, तो यहाँ पर बस ये ही लिखा है। दीज आर द नेक्स्ट स्लॉट ऑफ कारो पॉइंट्स। आगे के सारे कारो के पॉइंट्स मैं आपको करा चुकी हूँ। यहाँ अभी हमने डिस्कस किए कौन कौन से पॉइंट्स, गाइस एक बार इसको नोट कर लेते हैं कि आज के क्लास में हमने टोटल कितने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। हमने डिस्कस करे हैं
15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20 एंड 21 पॉइंट। तो टोटल 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। 15th पॉइंट टॉक्ड अबाउट व्हाट? इट टॉक्ड अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्या कंपनी ने कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है अपने डायरेक्टर्स के साथ या कनेक्टेड पर्सन्स के साथ? तो सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है? सिंपल पॉइंट है ये एकदम, राइट। नाउ द 16th पॉइंट टॉक्ड अबाउट व्हाट? इट टॉक्ड अबाउट NBFC। तो NBFC में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में हमने 4 सब पॉइंट्स डिस्कस किए कि क्या 45IA ऑफ RBI एक्ट में रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, विदाउट सर्टिफिकेट कुछ काम तो नहीं कर लिया, अगर CIC है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करी या नहीं करी, और अगर ग्रुप में एक से ज़्यादा CIC है तो नंबर ऑफ CIC इंडिकेट हमें करनी है। तो दिस वाज अ पॉइंट ऑन NBFC। फिर नेक्स्ट हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था गाइस कैश लॉसेस के बारे में, कि इस साल में और इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में कोई कैश लॉस हुआ है तो रिपोर्ट करो। फिर हमने रिपोर्ट किया कि अगर साल के बीच में, टेन्योर के बीच में कभी भी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो उसने क्यों रिजाइन किया, उसके इश्यूज को हाईलाइट करो, राइट। फिर हमने 19th पॉइंट में डिस्कस किया था मटीरियल अनसर्टेनिटी, जिसमें हमने देखा था कि ऑडिटर को अब क्या निकालने पड़ेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल एसेट्स को स्टडी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को स्टडी करना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न जजमेंट करना पड़ेगा। फिर 20th पॉइंट वाज ऑल अबाउट CSR। क्या CSR के लिए हमने सेक्शन 135 कंप्लाई किया या नहीं किया, शेड्यूल 7 के एक्टिविटीज़ में खर्च किया या नहीं किया। इसमें भी 2 सब पॉइंट्स थे, एक तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में पैसा एडिक्वेटली खर्च हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो सेपरेट फंड में जा रहा है या नहीं, और एक अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि हम किस में पैसा लगाएं, तो उसके लिए भी आपने सेपरेट फंड क्रिएट किया है या नहीं किया है, तो इस पर रिपोर्ट करेंगे। एंड लास्ट वॉज 21 पॉइंट कि अगर ऊपर लिखे गए कारों के 20 पॉइंट्स में, कारों के अबाउ 20 पॉइंट्स में कहीं पर भी कोई क्वालिफिकेशन, कोई रिजर्वेशन, कोई एडवर्स कमेंट, कोई नेगेटिव कमेंट है तो हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सॉरी नॉट रीजंस, ये गलती बिल्कुल मत करना, हमें सिर्फ स्पेसिफाई करना है किस किस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर, किस किस पैराग्राफ में गलतियां हैं उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये था गाइज आज का डिस्कशन, इस लेक्चर का डिस्कशन ऑन द 21 पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और सारे कारों के पॉइंट्स लर्न करेंगे। एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको, जिसमें आपको ये सारे 21 पॉइंट्स मैं आपको लर्न कराऊंगी 1 by 1। इट वुड बी 15 to 20 मिनट लेक्चर, जहाँ पर मैं इन सारे पॉइंट्स को लिंक करके एक मेमोरी टेक्निक निकालूंगी, जिसमें यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पर सीखेंगे कि कारों के पॉइंट्स कैसे लर्न करे जा सकते हैं। तो लिंक करेंगे पॉइंट्स को, लर्न करेंगे और पढ़ाई करेंगे कारों की। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। See you tomorrow. See you in the next lecture. Till then, please study hard. Take care. And yes, please अच्छे से बैठकर एक डिसिप्लिन तरीके से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, because exams are almost there. So guys, take care. See you tomorrow in the next lecture. Bye bye.